नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 3, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो हैं वो IBPS, क्लर्क, सीटेट, पीओ, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, मतलब जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं सभी में इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों सॉरी पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, पेशियों की संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पेशियों की संख्या जो होता है वो कुल मिला के 639 के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है वह नोट कर लें। चलिए चलते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? देखिए, मनुष्य का जो मेरुदंड होता है उसमें 31 जोड़ी, कितना, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण केंद्र पूछ रहा है, तो वो होता है केशरूप रज्जु में। कहाँ होता है? केशरूप रज्जु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र क्या है? वह है सागर। क्या है? सागर जो है वो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। ठीक है। उसमें अनेक प्रकार के जलीय जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों को, मतलब सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वो सागर यानी समुद्र ही है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। देखिए, वायु है और जल है, भूमि का हटाव बोल रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही इसका टिक लगाइएगा। तो देखिए, जल और वायु द्वारा जो भूमि का हटाव है उसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। कभी कभी तो होता है क्या, जल के स्थिति में बहुत ही जल, यदि बाढ़ की स्थिति में क्या होता है कि भूमि कट जाती है, तो उस दौरान ही अपर्दन होता है। भूमि अपर्दन वगैरह अलग अलग नामों से भी इसको भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को, हाइड्रो मतलब जल होता है, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जलीय पौधे, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल होता है, जल से ही जलीय पौधे आएगा हाइड्रोफाइट। ठीक है, अगला पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद, ये मरुद्भिद है, कौन सा पौधा जो है मरुद्भिद है? वह है करील का पौधा। क्या है? करील का, करील जो है वो मरुभिद पौधा है। क्या है? मरुभिद पौधा। यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि मरुभिद पौधा क्या होता है? तो मरुभिद पौधे वैसे पौधे होते हैं जो आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसे ये कैक्टस प्रकार की कोई प्रजाति होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। देखिए, अजैव अवयव बोल रहा है तो वनस्पति तो होगा ही, जानवर होगा ही, सभी नहीं, ये वायु जो है वो पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। ठीक है, ये दोनों जैव में आएंगे, वनस्पति और जानवर। वायु जो है अजैव में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है सौर ऊर्जा का, वो है हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे जो हैं वो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्या नाम है? एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो है वो यांत्रिक मदद हेतु जो है विकसित होते हैं और अन्य पौधों पे निर्भर करते हैं। ठीक है, किसके लिए? यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं वो जेरोफाइट कहलाते हैं, ये आपको पता होगा। और जो जलीय क्षेत्र में होता है उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। यह भी ऊपर प्रश्न में हम लोग ने देखा भी कि जलीय क्षेत्र में जल से जो हाइड्रो होता है, हाइड्रो से जल आता है, जलीय क्षेत्र के पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं और रेगिस्तान के क्षेत्र के पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिक निके की संकल्पना। देखिए यहाँ पे कुछ लगता है मिस प्रिंट हुआ है कि संकल्पना को प्रतिपादित किया था, वो क्या था? ग्रीलैंड्स ने। किसने किया था? ग्रीलैंड्स ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सबसे अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या है? वो है समुद्र है। और समुद्र ही जो है सबसे बड़ा भी पारिस्थितिक तंत्र है, यह भी आपको ऊपर की क्लास में भी बताए थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? देखिए, कृषि कार्य जो है वो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, तो वह है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि जो है वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी उपयुक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। देखिए, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है सबसे उत्तम वृक्ष है नीम का। नीम का पौधा जो है वो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। देखिए, ओजोन परत का क्या कार्य है ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से आपको जाना है। ऑप्शन के अनुसार से क्या होना चाहिए? ऑप्शन के अनुसार तो इसमें तो नन होगा, क्योंकि सबको पता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरण को, इसको परावैंगनी किरण को रोकता है, ताकि अ, मनुष्य को क्या बोलते हैं, त्वचा के कैंसर ना हो। इसके जो परावैंगनी किरण होती है इससे त्वचा का कैंसर होने का ज्यादा चांस होता है, पराबैंगनी किरण को रोकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, पराबैंगनी किरण को, पराबैंगनी किरण, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो है वो परजैविक कहलाते, क्या कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? देखिए, ऊर्जा के सौर ऊर्जा के रूप में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, जो कि सौर यानी सूर्य की प्रकाश से चलने मिलने वाली ऊर्जा जो है इसमें प्रदूषण का कोई भी टेंशन नहीं है, प्रदूषण नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ध्वनि, सबसे अधिक ध्वनि किसमें होती है? सबसे अधिक ध्वनि जेट उड़ान, सबसे अधिक ध्वनि जेट उड़ान में होती है। देखते हैं जब आसमान में बहुत ही छोटे छोटे रूप में दिखते हैं जब विमान, फिर भी बहुत ही तेज आवाज आती है। और कभी जब सामने से देखने को मिले तो सन्नाटा, पूरा सन्न, मतलब कि कुछ ही सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इतना वैसा उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जेट उड़ान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
मानव त्वचा का अध्ययन रोकने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा क्या कहलाएगी? कहलाएगी डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाएगी? डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। अस्थियों का अध्ययन जिसमें हम अस्थि यानी हड्डियों के बारे में जानकारी लेते हैं वो कहलाते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो है इम्यूनियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? ये कहेंगे इक्थियोलॉजी। क्या कहेंगे? इक्थियोलॉजी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के अध्ययन के नियमों को अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है। देखिए, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। क्या कहलाएगा? कहलाएगा यूथेनिक्स। क्या कहलाएगा? यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। जिसे कैंसर हो गया है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? कहेंगे ऑन्कोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी कहेंगे कैंसर के संबंधी अध्ययन को। ठीक है, ऑन्कोलॉजी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में जो है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र डीएनए आरएनए ये वगैरह जेनेटिक्स है, तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? देखिए, इकोलॉजी है, इकोलॉजी का जो संबंध है वो शरीर संरचना और वातावरण से है। किससे है? शरीर संरचना और वातावरण से है। ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए भाग 3 में इतना ही। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस से नाम है उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।